एक्सरसाइज 1.3 इसमें हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय, सबसेट्स, अंतराल, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को अंतराल के रूप में, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। सबसे पहले हम देख लें उपसमुच्चय किसे कहते हैं। उपसमुच्चय को डिफाइन किया है, यदि हमको दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में भी मिले तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। उदाहरण, यदि हमें समुच्चय ए दिया गया है 1, 2 और 3 और समुच्चय बी के अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है, 1 बी में है, 2 भी बी में है, 3 भी बी में है, तो इस कंडीशन में ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसको हम इस संकेत से दिखाते हैं, उपसमुच्चय के संकेत को ए बी का उपसमुच्चय ऐसा पढ़ा जाता है। उपसमुच्चय का संकेत है इस तरीके से। तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं मिलते। बी का जो अवयव 4 है वो ए में नहीं मिल रहा, तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। उसको हम लिखेंगे बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय का संकेत लगा के उसे कट कर देंगे। यदि दो समुच्चय हमें इस प्रकार से दिए गए हैं, सपोज ए के अवयव हैं 1 और 2, बी के अवयव भी हैं 1 और 2, तो ए के सारे अवयव बी में मिलें और बी के सारे अवयव ए में मिलें तो ऐसे दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर यदि हम उपसमुच्चय की बात करें तो कौन किसका उपसमुच्चय होगा। यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय कहलाते हैं। ए के सारे अवयव बी में मिलते हैं तो ए उपसमुच्चय है बी का, और बी के सारे अवयव ए में मिलते हैं तो बी उपसमुच्चय हो जाएगा ए का। तो ए उपसमुच्चय हो गया बी का तथा बी उपसमुच्चय हो गया ए का। ऊपर वाला उदाहरण, जब ए के सारे अवयव बी में मिल रहे थे लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं थे तो ए उपसमुच्चय था बी का। उस कंडीशन में ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जब ए के सारे अवयव बी में मिलें और बी में एक्स्ट्रा अवयव भी हो तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए में 1, 2, 3 हैं अवयव और बी में 1, 2, 3, 4 हैं, तो ए उपसमुच्चय है बी का, ये तो ठीक है। लेकिन ए को बी का उचित उपसमुच्चय भी कह सकते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे क्योंकि बी में ज़्यादा अवयव हैं ए से। ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, यदि हमें कोई समुच्चय ऐसा दिया गया है जिसमें एक ही अवयव है तो ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। इसके बाद है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इसको हम समझे कि क्या बात हो रही है। हमें कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। आर होता है वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिख दिए कि इस टाइप से वास्तविक संख्याएं हैं। माइनस वाली भी हैं, प्लस वाली भी हैं, रूट वाली भी हैं, डेसिमल वाली भी हैं। तो कह रहा है कि आर के रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के अंतराल के रूप में उपसमुच्चय की हम बात करेंगे। तो अंतराल किसे कहेंगे। सपोज हमने एक अवयव लिया है और यहाँ पे एक अवयव लिया है। ये दो वास्तविक संख्या हैं 1 और 3। इसके बीच के सारे नंबर्स का एक हम समुच्चय यदि बनाएं जिसमें 1 और 3 शामिल ना हो तो फिर कौन से हो जाएंगे, वो ये नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ मैंने सिर्फ यही नंबर लिखे हैं, बल्कि अनंत नंबर आएंगे 1 और 3 के बीच में।
तो एक तो ये स्थिति आ गई जिसमें हम 1 और 3 को छोड़ते हुए सारे नंबर्स ले रहे हैं, और एक स्थिति आएगी जब हम 1 और 3 को शामिल करते हुए सारे नंबर लेंगे। तो जब 1 और 3 को छोड़ते हुए सारे नंबर लेंगे तब हम उसको कहेंगे विवृत अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, जिसमें वास्तविक संख्याओं के जो 2 संख्याएं लिखी रहेंगी वो शामिल नहीं होगी, उसके बीच के सारे अंक शामिल हो जाएंगे। इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल लेके। फिर जिन 2 वास्तविक संख्याओं की हम बातें कर रहे हैं, यदि वो शामिल होते हुए सारे नंबर हम ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं संवृत अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि 1 और 3 की जगह यदि हम बात करें कि ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, तो हमने इस उदाहरण में देखा था 1 और 3, 1 और 3 को छोड़ते हुए सारे नंबर यदि हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं विवृत अंतराल, खुला अंतराल। तो यहाँ पर जब हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी को छोड़ते हुए ए और बी के बीच के सारे नंबर्स का जो अंतराल आएगा वो हम लेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको लिखने का तरीका होगा छोटे कोष्टक में ए कॉमा बी। अब ये साधारण छोटा कोष्टक नहीं रहा। जब हम उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं और वास्तविक संख्याओं में अंतराल की बात कर रहे हैं तब इन कोष्टकों के मतलब निकलते हैं। यहाँ पे मतलब निकल रहा है विवृत अंतराल का। ये बताता है कि ए शामिल नहीं है और बी शामिल नहीं है, लेकिन संख्या ए और बी के बीच के सारे नंबर शामिल हैं इस अंतराल में। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि संख्या ए और बी के सारे नंबर्स को यदि हम थोड़ी देर के लिए एक्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर संख्या 1 और 3 के सारे नंबर जो थे इनको थोड़ी देर के लिए हम एक्स कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और 3 शामिल नहीं है तो एक्स 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स हैं, तो एक छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 3 से। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ए और बी के बीच की संख्याओं को यदि हमने एक्स कहा है तो किससे लिखेंगे उसको? ए छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है बी से। तो ये जो संकेत होता है ये विवृत अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल का संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो अंक लिखे होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं, इसके बीच के सारे अंक शामिल होते हैं। अब बात करें संवृत अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल की, तो यदि जैसे हमने ये उदाहरण लिया था इसमें 1 और 3 भी शामिल हो जाए तो संख्या क्या बनेंगी? एक ये जो x है हमारा, जो संख्या हम ले रहे हैं अंतराल की, उसमें 1 और 3 भी शामिल हो गए तो एक छोटा है या बराबर है x के और एक छोटा है या बराबर है 3 के। यदि बराबर का चिन्ह लग जाता है तो वो संख्या भी इसमें शामिल हो जाती है। यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लग गया, इसका मतलब ये 3 भी शामिल हो गया है। यहाँ पर है, इसका मतलब 1 भी शामिल हो गया। तो यहाँ पर यदि a और b वास्तविक संख्या हैं और संवृत अंतराल की हम बात कर रहे हैं तो संवृत अंतराल को इस कोष्टक में लिखा जाता है। मैंने पहले भी कहा कि जब हम अंतराल की बात कर रहे हैं उपसमुच्चय के रूप में वास्तविक संख्याओं के, तो कोष्टकों के संकेतों का विशेष मतलब निकलेगा। यहाँ पर ये जो छोटा कोष्टक है ये विवृत अंतराल का अर्थ देता है, खुले अंतराल का, जिसमें ए और बी शामिल नहीं होते। और यहाँ पे जो बड़ा कोष्टक है ये संवृत अंतराल का संकेत देता है, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल का, जिसमें ए और बी शामिल होते हुए इसके बीच के सारे अवयव आएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ए छोटा है या बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है बराबर है बी के। ए और बी और इसके बीच के सारे अवयव जिसको हम एक्स कह रहे हैं तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए छोटा है बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है बराबर है बी के। संकेत आपको मालूम पड़ गया, संवृत अंतराल का संकेत ये होता है। अब यदि अंतरालों के संकेत में कोष्टकों का चिन्ह एक तरफ से बदल जाए तो फिर हम उसको किस प्रकार से रीड करेंगे, उसका क्या मतलब होगा वो देखें। यदि हमें इस प्रकार से दिया गया है
अवयव ए बी दिए हुए हैं, एक तरफ छोटा कोष्ठक लगा है, दूसरी तरफ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा। और यदि ऐसा दिया गया है कि इधर बड़ा कोष्ठक लगा है ए बी और बी की तरफ छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। अभी हमने जो देखा था विवृत अंतराल, उसमें छोटे कोष्ठक लगते हैं। ये छोटे कोष्ठक का मतलब होता है कि ये अवयव शामिल नहीं होते, इनके बीच के सारे अवयव शामिल होते हैं। और बड़े कोष्ठक का मतलब होता है कि ये अवयव ए और बी शामिल होते हुए इनके बीच के सारे अवयव आएंगे। तो यहाँ पर ए की तरफ छोटा कोष्ठक है, तो इसका मतलब अवयव ए शामिल नहीं है, लेकिन बी की तरफ बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब अवयव बी शामिल है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ए छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है या बराबर है बी के। ए छोटा है या बराबर का चिन्ह भी लग गया, इसका मतलब बी शामिल है। यहाँ पर सिर्फ छोटा है का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये ए शामिल नहीं है। तो ए शामिल नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच के सारे संख्याएं शामिल हैं जिसमें बी भी शामिल है। ये मतलब होता है इस कोष्ठक का, एक तरफ छोटा कोष्ठक, एक तरफ बड़ा कोष्ठक, एक तरफ विवृत अंतराल का चिन्ह, एक तरफ समवर्त अंतराल का चिन्ह। इधर से ये कोष्ठक खुला है और इधर से ये कोष्ठक बंद है। अब अगर चिन्ह इस प्रकार से है कि इस तरफ समवर्त अंतराल का चिन्ह है और इस तरफ विवृत अंतराल का चिन्ह है, तो समवर्त अंतराल का मतलब होता है कि ये अवयव शामिल होता है। ये हमने देखा था, ये समवर्त अंतराल में ए और बी दोनों शामिल होते हैं, तो ए शामिल हो जाएगा। ये विवृत अंतराल का चिन्ह छोटा कोष्ठक, इसका मतलब होता है विवृत अंतराल में हमने देखा है ए और बी शामिल नहीं होते। ये जो कोष्ठक होता है विवृत अंतराल का संकेत है। यहाँ पर ये छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, विवृत अंतराल का संकेत है, इसका मतलब बी शामिल नहीं है। ए शामिल है, बी शामिल नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे। ए छोटा है या बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है बी से। ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा। तो इस तरफ से ये जो समवर्त अंतराल का कोष्ठक लगा हुआ है, तो ये कोष्ठक इधर से बंद है, यहाँ पे विवृत अंतराल का कोष्ठक लगा हुआ है, तो इस तरफ से ये कोष्ठक ओपन है, खुला हुआ है। अब इन्हीं समवर्त अंतरालों को, विवृत अंतरालों को आकृति के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इसे हम देख लें। जो पहली आकृति दी गई है, इसको यहाँ बनाया है मैंने कि ये एक रेखा है, ये वास्तविक संख्याएं हैं सारी इस रेखा पर। यहाँ पर हमने दो संख्याएं ले ली। ये जो छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं, गोले दिख रहे हैं, ये दो संख्या हैं, वो ए और बी हैं। और हमें दिखाना है ए और बी विवृत अंतराल। ये विवृत अंतराल है, इसे हम खुला अंतराल भी कहते हैं। तो ए और बी विवृत अंतराल है, ये छोटा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब ए और बी शामिल नहीं है, इसके बीच के सारे अवयव शामिल होंगे। तो यहाँ पर ये जो, अगर ये जो गोला है ये ए है, ये जो गोला है ये बी है, तो ये दोनों शामिल नहीं हैं, इसके बीच के सारे अवयव आएंगे। तो इस रेखा के, इनके बीच की जो रेखा है उसको हमने डार्क कर दिया। ये बताता है कि ए और बी के बीच के सारे अवयव आ रहे हैं और खुद ए और बी नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको हमने गोलों को अंदर से काला नहीं किया, खाली रखा हुआ है। तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं इसको। यहाँ पर समवर्त अंतराल है, ये इसको बंद अंतराल भी कहते हैं, क्लोज इंटरवल, बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे कि ये रेखा है, वास्तविक संख्याएं हैं इस पर, ये जो गोले हैं ये ए और बी हैं, दो संख्या हैं। तो ए और बी के बीच के सारे नंबर तो शामिल है ही हैं, लेकिन इस कोष्ठक का मतलब ये होता है कि ए भी शामिल होता है और बी भी शामिल होता है। तो अब हम इसको दिखा देंगे, ये जो गोले जो खाली थे इसको भी हम डार्क कर देंगे कि ये भी भरे हुए हैं, ये भी शामिल हैं। तो ये हो गया समवर्त अंतराल, बंद अंतराल। ए और बी भी शामिल हैं और उनके बीच के सारे अवयव भी शामिल हैं। उसके बाद दिया हुआ है हमें एक तरफ छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, एक तरफ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। ये खुले अंतराल का है और ये बंद अंतराल का है, ये विवृत अंतराल, ये समवर्त अंतराल। तो इसको दिखाया है, चूँकि इस तरफ से ये खुला है
तो ये खुला हो गया। इस तरफ से बंद है तो इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया और इसके बीच के सारे अवयव आ जाएंगे, तो उसको डार्क कर दिया। ये ए है, ये बी है, तो ए शामिल नहीं है और बी शामिल है, तो ए को शामिल नहीं किया, इस गोले को हमने खाली छोड़ दिया, और बी शामिल है तो इस गोले को हमने डार्क कर दिया और इसके बीच के सारे अवयव भी आ गए और बी भी आ गया। उसको हम इस संकेत से दिखा देते हैं पूरे को। फिर इसमें दिया हुआ है ए की तरफ बड़ा कोष्ठक है, बी की तरफ छोटा कोष्ठक है, तो ये संवृत अंतराल है, बंद अंतराल इधर, और ये विवृत अंतराल है, खुला अंतराल इधर से। इसको कैसे दिखाएंगे? ये अगर ए है, ये बी है, ए और बी के बीच के सारे अवयव आ रहे हैं, तो बीच की लाइन को हमने डार्क कर दिया। अब इस तरफ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, संवृत अंतराल, बंद अंतराल, इसका मतलब ए शामिल है, ए शामिल है, तो इस सर्कल को हमने डार्क कर दिया। इस तरफ छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, ये खुले अंतराल का संकेत है, विवृत अंतराल का, इसका मतलब बी शामिल नहीं होता है, तो इस गोले को खाली छोड़ दिया, इसका मतलब बी शामिल नहीं है, ए शामिल है और यहाँ बी तक के सारे अवयव शामिल है, बी शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको आकृति के माध्यम से भी दिखा देते हैं। इसके बाद आता है घात समुच्चय, पावर सेट। तो यदि हमें कोई समुच्चय ए सपोज दिया हुआ है, ए और बी जिसके अवयव हैं, तो इस समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उन उपसमुच्चयों का संग्रह समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। जैसे इस समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय बन जाएंगे, तो एक बन जाएगा ए, एक बन जाएगा बी, एक बन जाएगा खुद ए बी, और एक बन जाएगा फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ए के समुच्चय ए के ये उपसमुच्चय हैं, ये इन उपसमुच्चयों का जो संग्रह है ये घात समुच्चय कहलाता है ए का। पावर सेट, तो घात समुच्चय को हम पी से दिखाते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे उसको। समुच्चय एक का घात समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों को एक समुच्चय में लिख दिया। अब घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो यदि किसी दिए गए समुच्चय में सपोज ए में m अवयव हैं, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या वो होगी 2 की घात m। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? अभी 2 अवयव हैं, तो m की जगह 2 रख देंगे, तो 2 की घात 2 मतलब कि घात समुच्चय में 4 अवयव होंगे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 और ये 4 अवयव हो गए इस घात समुच्चय के। ये बताता है उपसमुच्चयों की संख्या। घात समुच्चय के अवयवों की जो संख्या होती है वास्तव में उपसमुच्चयों की संख्या होती है। जैसे यदि हम समुच्चय ए के यदि 3 अवयव होते तो इस m की जगह हम 3 रख देते, तो 2 की घात 3, तब घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 8 होती है, तब 8 उपसमुच्चय बन रहे होते समुच्चय ए के। तो ये फार्मूला एग्ज़ाम में विकल्प में पूछा जाता है। घात समुच्चय के अवयवों की संख्या n बड़े ब्रैकेट में p a, ये होता है 2 की घात m। इसके बाद आता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यदि हमारे पास कई छोटे छोटे समुच्चय इस प्रकार से दिए हों कि वो किसी बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय हो रहे हों, तो वो जो बड़ा समुच्चय है वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसके अवयव 1 2 हैं,
समुच्चय बी अवयव 1 2 3, समुच्चय सी उसके अवयव 1 2 3 4 और समुच्चय डी जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ए बी और सी ये तीनों समुच्चय डी के उपसमुच्चय हैं। तो यहाँ पर जो समुच्चय डी है ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो दिए गए जितने भी छोटे छोटे समुच्चय यदि एक बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय हो जाएं तो ये बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ए उपसमुच्चय है डी का, बी उपसमुच्चय है डी का, सी उपसमुच्चय है डी का। तो ये जो डी है ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करें हम। इसमें हमको बताना है कि रिक्त स्थानों में संकेत उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला हमें दिया हुआ है, दो समुच्चय दिए गए हैं। पहले समुच्चय के अवयव दिए हैं 2 3 और 4 और दूसरे के हैं 1 2 3 4 और 5। तो बताना है कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। तो 2 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय हो गया। तो इसको हम दिखा देंगे उपसमुच्चय है। दूसरे वाले में देखें, अवयव दिए हैं ए बी और सी और यहाँ पर बी सी और डी। यहाँ का जो अवयव ए है इसमें नहीं मिल रहा, तो यदि अवयव नहीं मिलता है इसमें कोई एक भी तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ये वाला समुच्चय, पहला वाला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा दिया है एक्स, जबकि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। पहला जो समुच्चय है उसमें जो एक्स है वो कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है आपके स्कूल का। और जो दूसरा समुच्चय दिया है उसमें कहा एक्स, जबकि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यहाँ पर एक्स कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है और यहाँ पर एक्स आपके स्कूल का विद्यार्थी है। तो हमारे स्कूल में माना कि सपोज 4 कक्षाएँ हैं, 9 10th 11 12th, और उसमें कोई 11th का एक विद्यार्थी है तो वो स्कूल का विद्यार्थी तो होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर जो पहला समुच्चय दिया है जो कह रहा है कि कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, ये उपसमुच्चय हो जाएगा इस दूसरे समुच्चय का जो कह रहा है कि एक्स स्कूल का विद्यार्थी है। कक्षा 11वीं का विद्यार्थी स्कूल का विद्यार्थी तो होगा ही होगा, इसलिए पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया। चौथा दिया है एक्स, जबकि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और दूसरा समुच्चय दिया है एक्स, जबकि एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो जो पहला समुच्चय है उसका क्या मतलब हुआ कि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई भी हो सकती है, 2 इकाई भी हो सकती है, 3 इकाई भी हो सकती है, कितनी भी इकाई का वृत्त हो सकता है। सभी प्रकार की इकाइयों वाले त्रिज्या का वृत्त हो सकता है समतल में स्थित एक वृत्त। और दूसरा समुच्चय जो दे रखा है उसने कहा है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, सिर्फ यही वाला आ रहा है। जो पहला समुच्चय है वो सभी प्रकार के वृत्त आ रहे हैं और जो दूसरा समुच्चय सिर्फ यही आ रहा है। तो इस स्थिति में जो पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें ढेर सारे वृत्त आ रहे हैं। 1 इकाई वाला भी है, 2 इकाई वाला भी है, 3 इकाई वाला भी है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, इसलिए पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। पांचवा दिया है एक्स, जबकि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरा समुच्चय दिया है एक्स, जबकि एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। त्रिभुज और आयत 2 डिफरेंट आकृतियां हैं, तो ये पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। छठा दिया है एक्स, जबकि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरा समुच्चय दिया है एक्स, जबकि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यदि हम बात करें पहले समुच्चय की, तो पहले समुच्चय में सिर्फ समबाहु त्रिभुज आ रहा है और जो दूसरा समुच्चय है वो त्रिभुजों का समुच्चय है। इसमें सभी प्रकार के समूह हैं, त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, विषमबाहु त्रिभुज भी है,
सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। और पहला जो समुच्चय है वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, तो ऑब्वियसली जो पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि पहले के अवयव सारे बी दूसरे समुच्चय में मिलेंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया। फिर दिया हुआ है एक्स, जबकि एक्स समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और दूसरा समुच्चय दिया है एक्स, जबकि एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या ऋण अनंत से धन अनंत तक होती है। तो आप देखें समप्राकृत संख्याएं सारी इस पूर्णांक में मिल रही हैं, 2, 4, 6, 8 सब मिल रहेगा। तो ये जो पहला समुच्चय है दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो पहला हमें दिया गया है समुच्चय ए और बी जिसके अवयव हैं, और दूसरा समुच्चय बी सी ए, और वो कह रहा है कि पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो हम देखें कि ए इसमें मिल रहा है और बी भी इसमें मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये असत्य कथन है। फिर अगले सवाल में कहा है कि ए और ई ये उपसमुच्चय बता रहा है एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको हम सारणीबद्ध रूप में पहले बदल लें। तो इसका क्या मतलब होता है? एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर का मतलब सिर्फ एक ही स्वर नहीं होगा, ये एक्स उन सभी स्वरों को मिला के वो एक्स कह रहा है, तो वो होता है ए ई आई ओ यू। इन सभी को कंबाइंड रूप से एक्स कहा गया है कि एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर दो स्वर लिखे हुए हैं ए और ई, और यहाँ पर एक स्वर है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। बल्कि वास्तव में इस एक स्वर का मतलब ये है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब कि ये पांचों स्वर आ जाएंगे ए ई आई ओ यू। तो दूसरे समुच्चय के जो अवयव हैं वो है ए ई आई और यू, और यहाँ पर है पहले समुच्चय में सिर्फ ए और ई, तो ए और ई इसका उपसमुच्चय है। इसका मतलब ये सत्य कथन है। तीसरा दिया है अवयव दिए हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर दिए हैं 1, 3, 5। तो यहाँ का जो अवयव 2 इसमें नहीं मिलता, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन यहाँ दे रहा है, तो ये असत्य है। यहाँ पर कहा है कि ए बी सी का एक उपसमुच्चय है, तो ये बात सही है, ये सत्य कथन है। फिर यहाँ प्रश्न कहा है कि ए अवयव है ए बी सी का। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होगी। अवयव होने और उपसमुच्चय होने में अंतर होता है। यदि यहाँ पर हम इस समुच्चय ए बी सी के जो अवयव हैं ए बी और सी, इसको हम दिखाएं तो ए अवयव है इस ए बी सी का, या बी अवयव है ए बी सी का, या सी अवयव है ए बी सी का, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे कोई कोष्टक नहीं आएगा, लेकिन यदि हमने कोष्टक लगा दिया और फिर बात करें इस ए बी सी की, तो ये कोष्टक लगाने से ये इसका उपसमुच्चय हो गया। फिर हम उपसमुच्चय का संकेत लगाएंगे, यदि है तो उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे, यदि नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो अवयव है का चिन्ह लगा है, तो अवयव है का जब चिन्ह लगा होता है तब संख्याएं इस प्रकार से कोष्टक में नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर ये जो संख्या है वो कोष्टक के अंदर नहीं है। ये तो समुच्चय का चिन्ह है, लेकिन उसके अंदर कोई कोष्टक इस ए पर नहीं लगा, तो ये ए ओपन रहेगा। तो ये संकेत ही गलत लगा है, या फिर ये जो गलत लगा है, इसका मतलब कि ये जो कथन है ये असत्य कथन है। ये जो कोष्टक में जो ए लिखा गया है ये यहाँ इसका उपसमुच्चय, इसका अवयव नहीं है। ये इसका अवयव कब होता? कोष्टक में जो ए लिखा गया है इस ए बी सी का अवयव कब होता? जब यहाँ पर भी इस प्रकार से मिलता हमको, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो कोष्टक में जो ए लिखा हो गया है इस ए बी सी का अवयव नहीं है। यहाँ पे ये अवयव कह रहा था, इसलिए ये असत्य कथन है। फिर है एक्स, जबकि एक्स संख्या 6 से कम
एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होती है? 2 और 4। ये सारणीबद्ध रूप में हमने बदल लिया, ये समुच्चय निर्माण रूप है। फिर ये उपसमुच्चय बता रहा है x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 6 को विभाजित करती है। प्राकृत संख्या जो 6 को विभाजित करती है उसको सारणीबद्ध रूप में करें तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 भी विभाजित करती है, 4 भी विभाजित करती है, 5 नहीं करती, 6 करती है, 9 करती है, 12 करती है, 18 करती है और 36 करती है। तो आप देखें 2, 4 क्या इसके उपसमुच्चय हैं? तो 2 भी मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। यही बात वो भी कह रहा है, इसलिए ये जो कथन है ये सत्य कथन है। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक समुच्चय ए हमें दिया गया है जिसके अवयव हैं 1, 2, फिर ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 और फिर 5। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कुछ कथन हमें दिए गए हैं, इनके लिए हमें बताना है कि ये कौन से सही नहीं हैं और क्यों नहीं हैं। तो एक ये हमें समुच्चय ए में जो अवयव दिए गए हैं वो 1 है, 2 है और ये 3, 4 कंबाइंड रूप से अवयव है और 5 अवयव है। मतलब किसको हम अगर अवयव की बात करें तो 1 अवयव है ए का, 2 अवयव है ए का, और ये जो 3 और 4 इस प्रकार से लिखा हुआ कोष्टक में सेपरेट, यहाँ कॉमा लगा, यहाँ कॉमा लगा और ये के बीच में जो ये लिखा हुआ कोष्टक में, ये पूरा अवयव है। तो 3 और 4 अवयव है ए का और 5 अवयव है ए का। तो अवयवों को इस प्रकार से खुला लिखा जाता है, जिस प्रकार से अंदर समुच्चय के लिखे गए हैं उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। 1 यहाँ पर खुला है तो खुला लिख दिया, 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 और 4 मझले कोष्टक में लिखे गए हैं तो उसी प्रकार से लिख दिया हमने। और उपसमुच्चय को इस संकेत में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें एक उपसमुच्चय दिखाना है ए का तो ऐसा मझला कोष्टक लगा के दिखाएंगे, 2 को उपसमुच्चय दिखाना है ए का तो इस प्रकार से दिखाएंगे। अब बात आती है ये जो अवयव है पूरा 3, 4, तो अभी तो हमने अवयव ही लिखा है, अब इसको उपसमुच्चय दिखाना है तो उपसमुच्चय दिखाने के लिए मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से होगा, 2 मझले कोष्टक आ जाएंगे। अंदर का जो मझला कोष्टक था वो तो अवयव का चिन्ह नहीं हो गया, अवयव में ही आ गया। उसको उपसमुच्चय दिखाने के लिए फिर ये एक एक मझले कोष्टक और लगाने पड़े, तब वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। 5 उपसमुच्चय हो गया ए का। तो ये इसके बेसिस थे, इसके आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। जैसे पहला हमें दिया गया है कि 3, 4 उपसमुच्चय है ए का, ये कथन क्या सही है? क्या 3, 4 ए का उपसमुच्चय नहीं है? उपसमुच्चय कब होगा? अभी हमने देखा है 3, 4 को यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये तो सीधा सीधा अवयव लिख दिया गया है। उपसमुच्चय के लिए तो डबल कोष्टक होना था, तब जाके उपसमुच्चय होता। तो ये कथन सही नहीं है, कारण आपको मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे दिया है कि मझले कोष्टक में 3, 4 ये अवयव है ए का, तो ठीक है ये अवयव है ए का, ये बात सही है। फिर यहाँ पे उसने कहा है कि मझले कोष्टक में 3, 4 अवयव के रूप में लिखा है और फिर ऊपर से एक मझला कोष्टक और लगा हुआ है। अवयव को समुच्चय के रूप में यदि लिख दिया जाए तो फिर वो उस उपसमुच्चय के फॉर्म में आ जाता है। तो ये उपसमुच्चय है ए का, ये सही है। फिर एक अवयव है ए का, एक अवयव है ए का, ये बात सही है। एक उपसमुच्चय है ए का, ये सही नहीं है क्योंकि उपसमुच्चय को हम मझले कोष्टक में लिखते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। 1, 2, 5 उपसमुच्चय ए का बता रहा है, तो 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, इस ए के उपसमुच्चय हैं, ये बात सही है। फिर 1, 2, 5 को अवयव बता रहा है ए का, 1, 2 और 5 अवयव को इस प्रकार से मझले कोष्टक में नहीं लिखा जाता है, उनको खुला लिखा जाता है, सेपरेट लिखा जाता है, जिस रूप में दे रखे होते हैं समुच्चय के अंदर उसी रूप में लिखा जाता है। तो ये बात गलत है, तो ये सही नहीं है, सही नहीं है क्योंकि अवयवों को इस प्रकार से समुच्चय में नहीं लिखा जाता। फिर 1, 2, 3 उपसमुच्चय है ए का, तो 1
तो ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन अकेला 3 थोड़ी है, ये पूरा अवयव है 3 और 4 मिला के कंबाइंड रूप से, और इसने 3 को यहाँ से अलग नहीं निकाल सकते हम, इसलिए ये कथन सही नहीं है। फिर उसने कहा कि फाई अवयव है ए का। फाई किसी समुच्चय का अवयव नहीं होता, फाई किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये कथन सही नहीं है। यहाँ पे फाई उपसमुच्चय है ए का, ये कथन सही है। फाई उपसमुच्चय होता है ए का, लेकिन फाई को समुच्चय के संकेत में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फाई का मतलब ही अपने आप में एक उपसमुच्चय होता है, उसके लिए अलग से हमको कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लगा दिया उसने, इसलिए ये बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ये जो समुच्चय दिए गए हैं हमको 1 2 3 4, इनके सभी उपसमुच्चय लिखना है। तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे? एक तो समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है, वो हो जाएगा, और फिर एक फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। दूसरा ए और बी के उपसमुच्चय लिखना है, तो एक इसका उपसमुच्चय ए हो गया, एक हो जाएगा बी। एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है, तो ए और बी आ जाएगा, और एक फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तीसरा 1 2 और 3 इसके उपसमुच्चय लिखना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 और 2 मिलके बन गया एक कॉम्बिनेशन, तो 1 और 2 हो गया, फिर 2 और 3 मिलके बन गया कॉम्बिनेशन, 2 और 3 हो गया, फिर 1 और 3 मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गया, 1 और 3 हो गया, फिर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है, तो 1 2 और 3 हो गया, और फिर फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये फाई आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, हमें पता है प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है, जहाँ पर n समुच्चय के अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पर a और b 2 अवयव थे, तो 2 की घात n 2 की घात 2 कर दें तो इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे, तो ये 4 बन गए थे। यहाँ पर 1 2 और 3 अवयव हैं, तो n की जगह 3 रख दें, 2 की घात 3 8 होता है, तो इसके 8 उपसमुच्चय बन गए। फिर फाई प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो वो हमने लिख दिया फाई, और फाई एक उपसमुच्चय के रूप में होता ही है, तो यही आएगा सिर्फ फाई। पांचवा क्वेश्चन दिया है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई। ये पी ए क्या है हमने पढ़ा है, ये घात समुच्चय की बात कर रहा है, पावर सेट। उसमें वो अवयवों की संख्या पूछ रहा है। यदि हमारे पास जो समुच्चय है ए, उसमें कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय है, वो उसने दिया है यहाँ पर वो कि ए बराबर फाई। इस प्रकार से जो समुच्चय ए है वो एक रिक्त समुच्चय है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 0 है, कोई अवयव है ही नहीं उसमें। तो उस कंडीशन में घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी? हमें पता है कि घात समुच्चय क्या होता है, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। जैसे अगर समुच्चय ए में 1 और 2 अवयव थे, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनते? 1 बनता, 2 बनता, 1 और 2 बनता, और एक फाई बनता। तो घात समुच्चय इस प्रकार से एक घात समुच्चय हो जाता है। और घात समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम लिखते हैं n p a, ये होता है 2 की पावर m, जहाँ पर ये m क्या है? समुच्चय ए के अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई। समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई अवयव है ही नहीं, मतलब एम कितना है? समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 0 है, कोई अवयव नहीं है। तो घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, n बड़े कोष्टक में पी ए 2 की पावर m होती है घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। यहाँ पर m की जगह 0 रखते हैं,
किसी भी संख्या की घात 0 करते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो आंसर आ जाएगा 1। पी ए के कितने अवयव होंगे यदि ए 5 के बराबर है, तो उसका उत्तर आएगा कि 1। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अंतराल के रूप में लिखो। पहला सवाल दिया है कि x जबकि x अवयव है r का, वास्तविक संख्या का अवयव है x, और कंडीशन दी है कि -4 छोटा है x से और x छोटा है या बराबर है 6 के। तो अंतराल के रूप में लिखना है तो हमने पढ़ा है अंतराल, 2 अंतराल होते हैं, विवृत अंतराल और संवृत अंतराल, खुला अंतराल और बंद अंतराल। विवृत अंतराल को छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये ए और बी उसमें शामिल नहीं होते। जिस तरफ ये छोटा कोष्ठक लगा होता है उस तरफ का अवयव शामिल नहीं होता। वो यहाँ पर दोनों तरफ छोटे कोष्ठक लगे हैं तो दोनों तरफ के अवयव शामिल नहीं होंगे, ए और बी शामिल नहीं होगा। समवर्त अंतराल बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। बड़े कोष्ठक का मतलब होता है कि ए और बी शामिल होते हुए सारे अवयव आएंगे। जिस तरफ भी बड़ा कोष्ठक लगा होगा उस तरफ का अवयव शामिल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ बड़े कोष्ठक लगे हुए हैं तो दोनों तरफ के अवयव शामिल हैं, ए और बी, और बीच के सारे अवयव तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि x जबकि x बिलोंग्स टू r और -4 ये छोटा है x से, मतलब कि -4 शामिल नहीं है, और x छोटा है या बराबर है 6 के, मतलब 6 शामिल है, बराबर का चिन्ह भी लग जाता है तो वह अवयव शामिल होता है। तो अब इसमें क्या आएगा, -4 लिख दिया हमने और 6 लिख दिया। ये जो 6 है बराबर का चिन्ह लगा, ये शामिल है तो बड़ा कोष्ठक लगा दिया। -4 सिर्फ छोटे का चिन्ह लगा, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब -4 शामिल नहीं है तो ये छोटा कोष्ठक लगा दिया। छोटा कोष्ठक मतलब विवृत अंतराल, इधर से ये खुला हुआ है, और बड़ा कोष्ठक मतलब संवृत अंतराल, इधर से ये बंद है। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है x जबकि x बिलोंग्स टू r, -12 ये छोटा है x से और x छोटा है -10 से, तो दोनों में बराबर है का चिन्ह नहीं लगा, तो इसका मतलब -12 भी शामिल नहीं है और -10 भी शामिल नहीं है। तो -12 और -10 दोनों शामिल नहीं है, तो दोनों तरफ छोटा कोष्ठक आ जाएगा, दोनों तरफ विवृत अंतराल, दोनों तरफ से खुला अंतराल है। तीसरा दिया है x जबकि x बिलोंग्स टू r, 0 ये छोटा है या बराबर है x के और x छोटा है 7 से, तो 0 में बराबर का चिन्ह लगा है तो 0 शामिल हो जाएगा। 7 में बराबर का चिन्ह नहीं है तो 7 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक जो शामिल है उसमें ये बड़ा कोष्ठक। फिर यहाँ पर 3 में भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, छोटा है बराबर, और x छोटा है बराबर है 4 के, तो 3 और 4 दोनों में ये बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं, तो 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप बड़े ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी समुच्चय निर्माण रूप को हमने अंतराल के रूप में दिखाया था, और अब अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था, महत्वपूर्ण सवाल था, अंतरालों के रूप में हमने लिखा था, समुच्चय निर्माण रूप में हमको दे रखा था x जबकि x बिलोंग्स टू r, -4 छोटा x से, x छोटा है बराबर 6 के, तो इसको हमने अंतराल के रूप में लिखा था। अब हमें अंतराल दे रखे हैं, उसको इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो वो भी, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण था उतना ही क्वेश्चन नंबर 7 भी महत्वपूर्ण है। तो पहला में दिया है -3 और 0 दोनों तरफ से ये कोष्ठक लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक। तो इसका क्या मतलब होता है, ये विवृत अंतराल का संकेत होता है, ये खुला अंतराल का मतलब होता है। इसमें ये मतलब होता है कि ये ए और बी शामिल नहीं है। जिस तरफ से छोटा कोष्ठक लगा होगा उस तरफ का अवयव शामिल नहीं होगा। यहाँ पर दोनों तरफ लगा है, इसका मतलब दोनों अवयव शामिल नहीं थे। यहाँ देखें हम, यहाँ पर भी दोनों तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब -3 भी शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x जबकि x बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्याओं के अवयव हैं सारे, जहाँ -3 छोटा है x से और x छोटा है 0 के। ये लिखने का तरीका होगा। बराबर का चिन्ह नहीं लगाया हमने, इसका मतलब -3 भी शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है। दूसरा दिया हुआ उसने 6 और 12 बड़े कोष्ठक में, 6 और 12 बड़े कोष्ठक का मतलब ये होता है
ये संवृत अंतराल का चिन्ह होता है बड़ा कोष्ठक। इसका मतलब कि ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। जिस तरफ बड़ा कोष्ठक लगा होगा उस तरफ वो अवयव शामिल होगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक लगा है तो 6 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? एक्स, जबकि एक्स वास्तविक संख्याओं के अवयव हैं, जहाँ 6 छोटा है या बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है या बराबर है 12 के। मतलब 6 भी शामिल है और 12 भी शामिल है, तभी हमने छोटा है और बराबर का भी चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर छोटा है और बराबर का भी चिन्ह लगा दिया। तीसरा दिया हुआ है 6 और 12, इस तरफ छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, इस तरफ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। तो एक्स, जबकि एक्स अवयव है आर का। अब छोटा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब कि 6 शामिल नहीं है। बड़ा कोष्ठक लगा है 12 तरफ, मतलब 12 शामिल है। तो 6 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है या बराबर है 12 के। 6 शामिल नहीं है और 12 शामिल है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। चौथा दिया है ऋण 23 और 5। ऋण 23 की तरफ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है और 5 की तरफ छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स, जबकि एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ ऋण 23 बड़ा कोष्ठक लगा है मतलब शामिल है, छोटा है या बराबर एक्स के, और 5 की तरफ छोटा कोष्ठक लगा है मतलब शामिल नहीं है, तो एक्स छोटा है 5 से। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय हमने समझा है कि क्या होता है। यदि दिए गए छोटे छोटे कई समुच्चय किसी बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो वो जो बड़ा समुच्चय होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। उस बड़े समुच्चय के सभी उपसमुच्चय होते हैं, जितने भी समुच्चय होते हैं वो। तो यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है? समकोण त्रिभुज किसका उपसमुच्चय होगा? तो एक बड़ा समुच्चय हम कल्पना करें कि वो है सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें समकोण त्रिभुज भी है, न्यून कोण भी है, अधिक कोण भी है, सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? तो इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय वही सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। जो सभी प्रकार के त्रिभुज है, जिसमें समबाहु त्रिभुज भी है, विषम बाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो दोनों के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय बन रहा है वो क्या बन रहा है? सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। दोनों के लिए अलग अलग हम बात कर रहे हैं। इसके लिए भी सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है और इसके लिए भी सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें 3 समुच्चय दिए हैं, ए, बी और सी। ए के अवयव 1, 3, 5, बी के अवयव 2, 4, 6, सी के अवयव 0, 2, 4, 6, 8। इन तीनों समुच्चय ए, बी, सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं या कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? तो यदि ए, बी और सी के अवयव हमको इनमें से मिल जाएं किसी एक समुच्चय में तो वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। जैसे हम बात करें पहले की, तो ए के हैं अवयव 1, 3 और 5 इसमें मिल रहे हैं, 1, 3 और 5 तो मिल गया। बी के अवयव 2, 4, 6, 2, 4 और 6 वो मिल गया। सी के अवयव 0, 2, 4, 6, 8, तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं मिला, तो ये पहला वाला तो नहीं आएगा। दूसरे में सिर्फ 5 दिया है तो ये भी नहीं आएगा। तीसरे में 0, 1, 3, 5 ए के अवयव 1, 3, 5 मिल गए। बी के अवयव 2, 4, 6, 2, 4 और 6 ये भी मिल गए। सी के अवयव 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। तो ए, बी और सी तीनों के अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो तीसरा वाला आ रहा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा ए, बी और सी का। चौथे को भी चेक कर लें तो चौथे में यहाँ पे 0 नहीं है, जबकि सी में एक अवयव 0 भी है, तो सी का अवयव इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में नहीं आएगा। तीसरा वाला आंसर आएगा हमारा।
तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।